वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू वाले पार्ट का सेकंड सेट का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मेघालय। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में सबसे निचले स्थान पर मेघालय राज्य है। मेघालय ने सबसे कम स्कोर 417.9 प्राप्त किया है, जो इसे सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और बिहार आते हैं। इस रिपोर्ट में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ड्रोन हमला, साइबर हमला, गुप्त सैन्य मिशन या परमाणु हमला? तो देखिए, ये ड्रोन हमले से संबंधित है। और ऑपरेशन स्पाइडर वेव एक ड्रोन हमला था जिसे यूक्रेन ने रूस के विभिन्न एयरबेसों पर 1 जून 2025 को किया था। डेट भी आप ध्यान रखिएगा। यह एक गुप्त और अत्यंत जटिल सैन्य अभियान था जिसमें यूक्रेन ने ड्रोन को लकड़ी के केबिनों में छिपाकर रूस के अंदरूनी इलाकों में भेजा और वहां के रणनीतिक एयर स्ट्राइक क्षमताओं को नष्ट किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 117 ड्रोन शामिल थे और जिसकी वजह से कई रूसी विमान नष्ट हो गए थे। प्रश्न नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? लातविया, बहरीन, अंगोला, कोलंबिया? तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 इसके सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 टेम्परेरी या अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं चीन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 10 जो होते हैं, ये रोटेशनल तौर पे 2-2 साल के लिए वहाँ की जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए, अभी 2 साल के लिए मतलब कि 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2027 के कार्यकाल के लिए 5 नए गैर स्थायी सदस्यों को चुना गया है, जिनमें जो है अंगोला जो है वो नहीं चुना गया है। अंगोला को छोड़ के बाकी सारे देश हैं इनको चुना गया है। तो वो कौन से हो जाएंगे? बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया एंड लाइबेरिया। ठीक है, इतने देशों को चुना गया है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? शंघाई, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर या शेंजन? तो देखिए, दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पहली जगह जो है सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुई है। ये कहाँ पे है? यूएसए में। इसके बाद न्यूयॉर्क हो गया, बीजिंग और फिर लंदन, इन सब शहरों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 9, 10, 11 या फिर 12? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किन देशों को? 12 देशों को। और ये 12 देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इसके अलावा 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको ये 12 देश याद रखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है, किस देश में एचआईवी रोगियों की 500% वृद्धि के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस? तो देखिए, फिलीपींस में एचआईवी रोगियों की 500% की वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई। आंसर हो जाएगा ए।
फिलीपींस स्वास्थ्य विभाग ने इस तेज वृद्धि के कारण एचआईवी को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। यहाँ एचआईवी के मामले में इतनी तेज वृद्धि हुई है कि फिलीपींस अब पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते एचआईवी मामलों वाला देश बन चुका है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नामित किया है? टिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या सौरभ पटेल? तो देखिए, अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। यह नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे से जस्ट पहले किया गया था और कैटरीना कैफ को मालदीव की प्राकृतिक सुंदरता और लग्जरी पर्यटन के प्रचार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान ने ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या फिर ऑपरेशन ओवरलोड? देखिए, इसराइल ने जब ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था तो वो किस ऑपरेशन के तहत किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, इसराइल ने जब ईरान पे हमला किया और जब इसका जो है पलटवार, मतलब कि इसका जब प्रत्युत्तर में जब ईरान ने हमला किया तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। और इसमें एक जो सी ऑप्शन में दिया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का नाम था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, यूएसए द्वारा ईरान पे। अगला प्रश्न है, किस देश में 2000 वर्ष पहले सॉरी किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? भारत, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर श्रीलंका? देखिए, ये जो पोसोन पोया त्यौहार है ये श्रीलंका में मनाया जाता है और यह त्यौहार लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में मनाया जाने वाला उत्सव है, जिसे महिंद ठेरे द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, आईआईसी बेंगलुरु या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो देखिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में सबसे शीर्ष संस्थान आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए। और इसका स्थान क्या मिला है? 123, 123। आईआईसी बेंगलुरु और अन्य आईआईटी संस्थान भी सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क, म्यूनिख, कोपेनहेगन या फिर लंदन? तो देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और इसके द्वारा कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, उसको सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। पिछले 3 वर्षों से वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसको पीछे छोड़ के पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 37 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? तो देखिए, भारत को पिछले साल 9वां स्थान प्राप्त था। इस साल एक स्थान का इसको लॉस हुआ है और ये आ गया है 10वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 38 है,
किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मॉन राडार प्रणाली विकसित की है? ठीक है, मॉन राडार मतलब म्यूट राडार। अमेरिका, भारत, इजराइल या फिर चाइना? तो देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई साइलेंट राडार प्रणाली विकसित की है जो बिना कोई सक्रिय सिग्नल उत्सर्जित किए डेटा का आदान प्रदान कर सकती है। यह तकनीक सेना के लिए बेहद उपयोगी होगी क्योंकि यह दुश्मन के राडार को पता लगाने में रोकती है। मतलब दुश्मन हमारे राडार के बारे में पता लगा ले, उससे वो रोकेगी और इसी बीच में जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट भी कर देगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया? कुशीनगर, आगरा, आजमगढ़, कानपुर? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया और यह परीक्षण एक छात्र प्रतियोगिता की तैयारी के हिस्से के रूप में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन ब्रसल्स, अमेरिका, रोमानिया या भारत? तो देखिए, इसका आयोजन रोमानिया में किया गया। रोमानिया के किस जगह पे किया गया है? सेरनावोदा। इसको लिखा जाएगा सेरनावोदा। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर सकते हैं। दूसरा है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति कभी केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु मामले में राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं उनको तय किया गया है और इसमें बताया गया कि राज्यपाल के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं होता। राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक के रख सकता है और उसके लिए समय सीमा तय कर दिया। क्या समय सीमा दिया है कि अगर कोई भी विधेयक पुनर्विचार के बाद अगर आता है तो निर्णय जो है 1 माह के अंदर देना होगा। ठीक है, अगर पुनर्विचार हो गया है। राष्ट्रपति को भेजने के लिए आरक्षित हो तो 3 माह के लिए उसमें समय सीमा दी गई है। और राष्ट्रपति भी अगर आरक्षित विधेयकों पर विचार करना हो तो 3 महीने के अंदर उसे भी निर्णय देना होगा। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए भी कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है। इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ था और एक तरह से कहा गया था कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह की बातें भी उठी थी। तो कुल मिला के यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन सही हो जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा केवल दो, सत्य कथन। अगला प्रश्न है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? अयान लोचाव, अंकित, नवदीप या प्रदीप नरवाल? तो देखिए, पटना पायरेट्स के प्रदीप नरवाल ने कबड्डी लीग से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, निहाल सरीन या अधिवन भास्करन? तो देखिए, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे में हुए शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनना है आपको। पहला, ओलंपिक खेलों 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी
लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक खेलों के इतिहास में तीसरी बार इस शहर पर आयोजन होगा। दूसरा, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस जिसे सिक्सेस कहते हैं और स्क्वैश को भी जगह मिली है। और डी ऑप्शन है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। तो हमें बताना है इसमें से गलत कौन है। तो देखिए इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा डी। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये गलत ऑप्शन है, बाकी सभी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दूसरा, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से गलत हैं। केवल 2, 1 और 4, 2 और 3 या फिर 4। तो देखिए, जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे कि उम्मीद अधिनियम भी कहा गया, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। पहला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति तभी घोषित कर सकता है जबकि, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ठीक है। और उस व्यक्ति का कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात भी कही गई है इसमें। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल इसमें खारिज कर दिया गया है और सरकारी संपत्तियों को अब वक्फ नहीं माना जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन देखिए, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी उसकी जांच करेगा, ये सही है। और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु और देखें तो जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनका केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और उपयोग के आधार पर वक्फ की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। न्यायाधिकरणों के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो जो वक्फ का न्यायाधिकरण है उसके खिलाफ अपील जो है हाई कोर्ट में किया जा सकता है। और वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ वक्फ परिषद में 2 महिला सदस्यों का भी होना अनिवार्य है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो राइट ऑप्शंस बन रहे हैं वो है, एक सेकेंड, 1, 3, 4। सेकेंड नहीं होगा, इसलिए इसमें पूछा था गलत कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अका अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पार्वती तिर्की, अतुल कुमार राय, अंकित नरवाल या गौरव पांडे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और गौरव पांडे को गत वर्ष दिया गया था ये सम्मान 2024 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, खिदमत सेंट्रल पोर्टल, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल या सुलभ सेंट्रल पोर्टल। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है उसको उम्मीद अधिनियम भी कहा गया है और इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसे उम्मीद सेंट्रल पोर्टल कहा गया है। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए
SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT-BHU, दिल्ली, मद्रास या कानपुर? तो देखिए, उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। इस अभियान का उद्देश्य SC/ST उम्मीदवारों की निरंतर कम संख्या को दूर करना और आरक्षण के तहत उनकी सीटों को भरना है। आखिरी प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, पोर्ट लुइस, काठमांडू या फिर नैरोबी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए, सेट नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया है और आप अपना फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।